तो स्वागत है आपका। ये हमारा एनिमल हस्बेंड्री क्वेश्चन आंसर का पार्ट 36 वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, सबसे अधिक अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है? तो इसका आंसर आएगा व्हाइट लेगॉर्न। इसके अलावा आपको यहाँ भी पता होना चाहिए कि जो रोड आइलैंड रेड है ये अमेरिकन नस्ल है मुर्गी की। और असील के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि जो असील नस्ल है मुर्गी की, इसका लड़ाकू स्वभाव होता है, यानी एग्रेसिव फाइट का नेचर होता है इसका। तो असील के बारे में अगर आपसे पूछ ले कि मुर्गी की कौन सी लड़ाकू नस्ल है, तो है असील। और अमेरिकन नस्ल है रोड आइलैंड रेड, और सबसे ज़्यादा अंडे देती है या एग देती है वो है व्हाइट लेगहॉर्न। सेकंड क्वेश्चन हमारा, सबसे अधिक खनिज पदार्थ किस पशु के दूध में पाए जाते हैं? तो आपको बता दूं, सबसे अधिक खनिज पदार्थ तो वो पाए जाते हैं बकरी के दूध में, गोट के मिल्क में। इसके अलावा आपको यहाँ बात भी ध्यान रखने की, जो गाय का दूध होता है, गाय का दूध आपने देखा होगा, काऊ का मिल्क पीला होता है, येलो कलर होता है। तो इसीलिए होता है, वो केरोटीन के कारण होता है। तो काऊ का मिल्क येलो क्यों होता है? केरोटीन के कारण। और भैंस का दूध सफ़ेद क्यों होता है? वो होता है केसिन प्रोटीन के कारण। ये दोनों भी बातें आपको ध्यान रखनी है। बाकी ये तो आपको पता है, सबसे ज़्यादा खनिज पदार्थ बकरी के दूध में पाए जाते हैं, गोट के मिल्क में। थर्ड क्वेश्चन हमारा, सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन 4,000 लीटर किस भारतीय गाय का है? यहाँ पर 4,000 लीटर से मतलब है एक ब्यात में, वन लैक्टेशन पीरियड में 4,000 लीटर कौन सी काऊ मिल्क देती है? तो इसका आंसर है साहिवाल। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो साहिवाल है उसका जन्म स्थान है, नेटिव प्लेस है मोंटगोमरी, पाकिस्तान इसका मूल स्थान। साहिवाल का मोंटगोमरी एक जिला है पाकिस्तान में, वहाँ है इसका मूल स्थान। और अंगोल के बारे में आपको ध्यान रखना, अंगोल का मूल स्थान है आंध्र प्रदेश, साउथ इंडिया। अंगोल का है आंध्र प्रदेश, और गिर का मूल स्थान गुजरात। तो ये भी आपको बातें ध्यान रखना है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, गर्भित गाय को भ्रूण विकास आहार कितने माह के गर्भ के बाद देना चाहिए? आपको बताया होगा, मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि भ्रूण विकास आहार देते पशुओं को तो कितने माह के गर्भ के बाद गायों को देना प्रारंभ कर देना चाहिए? तो इसका आंसर है 6th मंथ, आफ्टर 6 मंथ के बाद। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, पशुओं में जब पशुओं में जब क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स में रिप्रोडक्शन किया जाता है तो उस प्रजनन पद्धति को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं संप्रजनन। यानी जब क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स में सहवास कराया जाता है, रिप्रोडक्शन या फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, तो उसे बोलते हैं संप्रजनन मतलब क्लोज ब्रीडिंग बोलते हैं उसे। शिक्षित क्वेश्चन है, पास्चुरेला बीवी सेप्टिका नमक जीवाणु द्वारा पशुओं में कौन सा रोग फैलता है? तो इसके द्वारा फैलता है गलघोटू। इसके अलावा आपको इसे भी घुमाकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, गलघोटू रोग किस जीवाणु द्वारा होता है? तो आपको बताना पास्चुरेला बीवी सेप्टिका या पास्चुरेला बीवी सेप्टिका नमक जीवाणु से कौन सा रोग होता है? तो होता है गलघोटू। अब देखिए, आपको यहाँ 5th क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आ रहा कि अंतरवश प्रजनन, संप्रजनन या प्राकृतिक प्रजनन क्या होते हैं। तो आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ कि क्या होते हैं सब। देखिए, मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग, प्रजनन की विधियाँ कौन कौन सी होती है? प्रजनन की विधियाँ दो होती है, इन ब्रीडिंग, इसे बोलते हैं अंतः प्रजनन, और एक बोलती है आउट ब्रीडिंग, इसे बोलते हैं बाह्य प्रजनन, यानी कि बाहरी प्रजनन, आउट ब्रीडिंग। तो इन ब्रीडिंग आपको इसका हिंदी ध्यान रखना है, अंतः प्रजनन में दो आते हैं, इन ब्रीडिंग अंतः प्रजनन में दो आते हैं, क्लोज ब्रीडिंग व लाइन ब्रीडिंग। तो देखिए, जो क्लोज ब्रीडिंग है उसका मतलब है कि जो बहुत ही क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स होते हैं ना, उनका सहवास कराया जाता है। और लाइन ब्रीडिंग में 4 से 5 पीढ़ी से संबंधित पशुओं को सहवास कराया जाता है, ऐसा रहता है। क्लोज ब्रीडिंग में बहुत ही निकटतम पशुओं का सहवास कराया जाता है, और लाइन ब्रीडिंग में उससे कुछ थोड़ा दूर जा सकते हैं, यानी क्लोजली रिलेटेड से थोड़ा दूर जा सकते हैं, 4 से 5 पीढ़ी से संबंधित जाते हैं, तो लाइन ब्रीडिंग के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको क्लियर कर दिया है मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग की। अब देखिए, आउट ब्रीडिंग क्या होता है? तो देखिए, आउट ब्रीडिंग में बहुत सारी विधियाँ होती है। आउट ब्रीडिंग में होती है आउट क्रॉसिंग, हाइब्रिडाइजेशन, ग्रेडिंग अप। ये जो आउट क्रॉसिंग और क्रॉसिंग है, इसका कभी और वीडियो में पढ़ेंगे हम आगे के वीडियोस में। लेकिन यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन और ग्रेडिंग अप के बारे में आपको बता देता हूँ। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि प्रसंकरण आपने पढ़ा होगा, जैसे कि हॉर्स व गधे का रिप्रोडक्शन कराया जाता है, या प्रसंकरण बोलते हैं उसे, तो इसे हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। और ग्रेडिंग अप का मैंने आपको बताया होगा कि क्रोमोनेटी बोलते हैं इसे। अशुद्ध नस्ल को शुद्ध नस्ल में बदलने के लिए ग्रेडिंग अप विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड है, निम्न में से किसका शारीरिक तापमान अधिक होता है? यानी किस पशु का शारीरिक, पशु ही नहीं, किसी का भी, मतलब यहाँ पर जानवरों के नाम दे रखे हैं, तो किसका शारीरिक तापमान अधिक होता है? तो होता है हेन का, मुर्गी का सबसे अधिक शारीरिक तापमान होता है। इसके अलावा आपसे इनका टेम्परेचर, देखिए यहाँ पर तापमान पूछा गया है कि सबसे अधिक तापमान किसका होता है। इसके अलावा आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इसका, मुर्गी का तापमान कितना होता है, गाय का कितना, ऊँट का कितना होता है। तो तापमान भी आपको या तो गूगल कर पता कर लीजिए, उसे गूगल पर अपडेटेड नहीं मिलेंगे, तो आप किसी बुक से देख लीजिए। या मैंने ही बहुत सारे वीडियो में मुर्गी का तापमान, शरीर का टेम्परेचर आपको बताया, गाय का टेम्परेचर बताया, वो वीडियोस देखिए, वहाँ से आपको पता चलेगा। 8th क्वेश्चन है,
ग्रासनली, ग्रासनली देखिए जो जो हम आहार खाते हैं ना, जब भोजन लेते हैं तो उसे ग्रासनली बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इसे इसोफेगस, इसोफेगस बोलते हैं इंग्लिश में। आप सर्च कीजिएगा ग्रासनली का इंग्लिश ट्रांसलेशन इसोफेगस बोलते हैं। तो ग्रास नली का विकसित या परिवर्तित रूप होता है, यानी ग्रास नली जब अंदर जाती, जब पशुओं में आहार, पशु आहार खाते हैं आपको पता होगा, तो जब ग्रास नली से वहाँ से ग्रास नली से आहार जाता है तो ग्रास नली जब अंदर जाती है तो उसका एक परिवर्तित रूप होता है, तो उसे बोलते हैं रूमेन। क्योंकि सबसे पहले चार आमाशय होते हैं आपको पता होगा पशुओं में, तो सबसे पहले रूमेन आता है। तो जो ग्रास नली का परिवर्तित या विकसित रूप होता है रूमेन, रूमेन। और यहाँ पर आपको ये तो पता होगा कि एवोमेजम को ट्रू स्टमक बोलते हैं, ट्रू स्टमक बोलते हैं इसे। 9th क्वेश्चन है, विदेशी गायों में कौन सा अंग नहीं पाया जाता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विदेशी गायों जो फॉरेन ब्रीड से होती है काऊ की, उनमें कौन सा भाग नहीं पाया जाता है, तो इसका आंसर है कुबड़, कुकुद, ककुद या कुबड़ कुछ भी बोल सकते हैं। ये नेटिव नेटिव में बोलते हैं ककुद, लेकिन कुबड़ उसका सही नाम है। तो विदेशी गायों में कौन सा अंग नहीं पाया जाता है, कुबड़। इसके अलावा आपको दो बातें और ध्यान रखनी है। जो जो भारतीय गाय है उसका उसका साइंटिफिक नेम है बोस इंडिकस, और बोस इंडिकस के अलावा उसे जेबू केटल भी बोलते हैं। जेबू केटल भारतीय गाय को बोलते हैं और उसका साइंटिफिक नेम है बोस इंडिकस है, आपको ध्यान रखना है। 10th क्वेश्चन है, कोडल किस थनों को रक्त पहुंचाती है। देखिए ऐसा है, पशु के जब एनाटोमी अंदर की पढ़ते हैं तो उसमें ये सब पूछा जाता है, कौन सा रक्त कहाँ पर थनों में दूध बहता है, या कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए कोडल किस थनों को रक्त पहुंचाती है, एक संरचना होती है पशुओं के आयन में, तो वो जो रक्त पहुंचाती है वो पहुंचाती है पिछले थनों में, जो पीछे के थन होते हैं उनमें आयन रक्त रक्त पहुंचाती है। इसके अलावा आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो थनैला रोग होता है पशुओं में, तो अगर आपसे पूछ ले कि थनैला रोग पशुओं के किस अंग में होता है, तो आपको ऑप्शन देने की आयन में, थनों में या दुग्ध ग्रंथियों में। तो आपको बताना है दुग्ध ग्रंथियों में थनैला रोग होता है, आपको आयन या थन नहीं करना है, वहाँ पर आता है दुग्ध ग्रंथि। हाँ, अगर दुग्ध ग्रंथियाँ नहीं दे तो बाकी के ऑप्शन में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि थनैला रोग किस अंग में होता है या कहाँ पर होता है, तो वो दुग्ध ग्रंथि आएगा, अगर आयन व थन दे रखे हैं तो, क्योंकि दुग्ध ग्रंथि उसका सटीक आंसर हो जाता है। 11th क्वेश्चन है, प्रति मनुष्य प्रतिदिन सर्वाधिक दूध उपलब्ध उपलब्ध होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रतिदिन पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी किस देश में सबसे ज़्यादा है, तो इसका आंसर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में सबसे ज़्यादा मिल्क अवेलेबिलिटी है पर कैपिटा। अब आपको भारत का देखना है, तो देखिए भारत में अभी 394 ग्राम पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी पर डे, पर पर्सन पर डे इतनी अवेलेबिलिटी 394 ग्राम इंडिया में। तो ये अपडेटेड है 2019 का, अगर आपको पता करना हो तो 2019 का अपडेटेड है, आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। 394 ग्राम पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी इंडिया में अभी पर पर्सन। 12th क्वेश्चन हमारा, कृत्रिम गर्भाधान किस योजना के अंतर्गत आता है। तो देखिए कृत्रिम गर्भाधान योजना किस योजना के अंतर्गत आता है, तो ये आता है केंद्रीय ग्राम खंड योजना, केंद्रीय ग्राम खंड योजना। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि गौसदन योजना क्यों चालू की गई थी। तो देखिए गौसदन योजना इसलिए चालू की गई थी ताकि जो आवारा पशु रहते हैं, जो बाहर भटकते रहते हैं, उनको एक आश्रय प्रदान किया जाए, तो गौसदन योजना इसलिए प्रारंभ हुई थी। 13 क्वेश्चन है, मांस वाली भेड़ की नस्लें सामान्यतः किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है, यानी कि अधिकतर आपने पढ़ा होगा जैसे कि भेड़ की नस्लों को अलग अलग पर्पस के उपयोग लिए जाते हैं, जैसे कि मांस के लिए, दूध के लिए, उनके बालों से ऊन बनाने के लिए। लेकिन मेनली जो मांस वाली भेड़ की नस्लें वो भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो इसका आंसर है दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र में पाई जाती है। दक्षिणी क्षेत्र मतलब कि हमारा साउथ, दक्षिणी इंग्लिश में होता है साउथ। 14 क्वेश्चन हमारा, पशुओं में सींग हटाने या सींग रोधन करने हेतु किस सामान्य रसायन का प्रयोग किया जाता है। देखिए आपने सुना होगा सींग, पशुओं का सींग रोधन करने के लिए फिजिकल मेथड से प्रयोग की जाती है, या तो उनको काट दिया जाता है, केमिकल के द्वारा भी उन्हें खत्म किया जा सकता है। या फिर केमिकल रसायन के बारे में पूछा गया है, तो देखिए कास्टिक पोटास का प्रयोग किया जाता है पशुओं को केमिकली उनका सींग या हॉर्न रिमूव करने के लिए। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पशुओं में सींग रोधन कब किया जाता है। देखिए 15 दिन की आयु पर पशुओं को जो बछड़े रहते हैं उनका सिंगरोधन कर दिया जाना चाहिए 15 दिन की आयु पर। 15 क्वेश्चन हमारा, बकरे के एक बार के स्खलन में वीर्य की मात्रा प्राप्त होती है। आपने देखिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जब हम करते हैं तो पहले तो वीर्य जो स्पर्म रहता है उसको कलेक्ट करते हैं, उसके बाद ही उसका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर सकते हैं। तो जब वीर्य को कलेक्ट करते हैं, जब हम जो बकरा रहता है उससे, गोट गोट के मेल से, तो उससे जब कलेक्ट करते हैं तो उसके एक स्खलन में कितनी मात्रा स्पर्म की निकलती है, तो इसका आंसर 0.7 मिलीलीटर। 16 क्वेश्चन हमारा, श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन है, यानी श्वेत क्रांति आपको पता होगा दूध से रिलेटेड है। जो श्वेत क्रांति है उसके जनक कौन थे, तो उसके जनक थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। इसके बारे में आपको एक और बात ध्यान रखनी है ऑपरेशन फ्लड के बारे में। ऑपरेशन फ्लड कब स्टार्ट हुआ था, 1917 में, 1970 में ऑपरेशन फ्लड स्टार्ट हुआ था। 17 क्वेश्चन हमारा,
कृत्रिम गर्भाधान में प्रयोग होने वाले कृत्रिम योनि का आविष्कार किस वर्ष किया गया? यानी कि आपने सुना होगा कि 1939 में मैसूर जो हरियाणा है वहाँ से कृत्रिम गर्भाधान स्टार्ट हुआ। 1939 में पैलेस डेयरी फार्म है वहाँ से स्टार्ट हुआ कृत्रिम गर्भाधान। लेकिन आपको ये बात जरूर ध्यान रखने की, जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो वेजाइना रहता है, जो कृत्रिम योनि, उसका आविष्कार कब हुआ था? तो उसका आविष्कार होता है 1930 में, 1930 में उसका आविष्कार हुआ था। तो 1939 में मैसूर जो पैलेस डेयरी फार्म है वहाँ से इसका कृत्रिम गर्भाधान का हमारे भारत में उपयोग हुआ था। 18 क्वेश्चन है, सांड ग्रह का आकार होना चाहिए, जो सांड ग्रह बुल बुल सेट होता है, जो उसे बोलते हैं बुल सेट, उसका आकार कितना होना चाहिए? तो उसका आकार होना चाहिए 150 वर्ग फीट, 150 वर्ग फीट उसका आकार होना चाहिए। 19 क्वेश्चन हमारा, किस बीमारी में पशु के प्राकृतिक छिद्रों से खून निकलता है? यानी जो पशु के प्राकृतिक छिद्र बोल सकते हैं, जैसे नाक कान या इन्हें बोल सकते हैं, तो उनके प्राकृतिक छिद्रों से खून निकलता हुआ कौन सा रोग है? तो वो है जहरी बुखार या विषरी बुखार। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना कि जो जहरी बुखार या विषरी बुखार है उसे गिल्टी रोग भी बोलते हैं और एंथ्रेक्स भी बोलते हैं। एंथ्रेक्स इसका इंग्लिश नेम है। तो आपको अगर एंथ्रेक्स के बारे में पूरा जानना है तो गूगल कर लीजिएगा एंथ्रेक्स इन एनिमल, आपको पूरा पता चल जाएगा कि उसके लक्षण क्या है, वो किस वायरस से होता है। वैसे तो मैंने पहले उसको बताया कि किस कारण से होता है वो, लेकिन यहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकता। तो आप इसके नाम याद रखिए। गिल्टी रोग भी बोलते हैं, आपसे सिनोनिम भी पूछ सकते हैं कि गिल्टी रोग किस रोग को कहते हैं, तो जहरी विषरी बुखार को कहते हैं। या आपसे पूछ सकते हैं कि एंथ्रेक्स के दूसरे नाम क्या है। ऐसे क्वेश्चन से घुमा फिरा कर पूछ सकते हैं। 20वां क्वेश्चन है, मैग्नीशियम सल्फेट पशुओं में क्या कार्य करता है? देखिए, पशुओं में ऐसा रहता है कि कोई सा भी केमिकल, पशुओं में जब वेटरनरी पढ़ते हैं हम तो कुछ केमिकल्स रहते हैं जो कि मेनली पशुओं के इलाज के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फेट का पूछा गया है, तो मैग्नीशियम सल्फेट पशुओं में क्या कार्य करता है? तो दस्तावर का कार्य करता है, दस्त रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। बाकी आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। और इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं किया है क्योंकि उसमें टाइम लगता है, इसमें पीडीएफ बना रहा हूँ वो आपको दे दूंगा, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा उसे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।